हेलो फ्रेंड्स, मैं शोक कुमार सैनी एक्सरे क्विज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेडियोग्राफी से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इनसे रिलेटेड आप और भी टॉपिक जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट radiographyinhindi.com पर आप देख सकते हो। 25 सितंबर 2022 को जो रेडियोग्राफी से रिलेटेड पेपर हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन लेके मैं उपस्थित हूँ। ये पेपर आप भी दे सकते हो। ये पेपर एकदम फ्री है, जिसे आप radiographyinhindi.com वेबसाइट पर आप देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। ये टेस्ट हर संडे को रात को 8 बजे होता है, जिसमें 10 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। साथ ही नेक्स्ट डे आपको उनका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो इस पहले पेपर का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो नेक्स्ट संडे को रात को 8 बजे होना है। अगर आप वो पेपर देना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वोल्टेज इंक्रीजेज इज प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। देखिए, करती है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड काम में लेते हैं, जिनको हम सिंगल या मल्टीपल हम यूज में लेते हैं, और उनसे हम क्या करते हैं, एसी करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि वोल्टेज इंक्रीजेज इज प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो। देखिए, टर्न रेशियो जो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल टर्न रेशियो N, ये ट्रांसफार्मर के लिए ट्रू होता है। ये रेक्टिफायर के अंदर टर्न रेशियो काम में नहीं ली जाती, इसमें तो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट। ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलता है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसका सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर होता है वो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम आता है। ये क्या करता है, हम इसमें जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको ये डायरेक्ट करंट या डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसके एसी पार्ट को या तो हटा देता है या उसको चेंज कर देता है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रवाहित होने देती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इसका राइट है, क्योंकि हम रेक्टिफायर को काम में इसीलिए लेते हैं कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर परिवर्तित कर सके। देखिए, अल्टरनेट करंट के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। कैसे? ये एक बार पॉजिटिव है तो दूसरी बार क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। जबकि डीसी करंट डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो होता है। अगर हम किसी सर्किट में देखें, जैसे ये कोई सर्किट है, इस सर्किट के अंदर इसमें अगर डीसी वोल्टेज लगा है तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन एक है तो सदा इसी डायरेक्शन के अंदर रहेगी। लेकिन अगर हम इसमें कोई प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ देंगे तो इसमें हर साइकिल के अंदर जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन जो इधर से इधर है वो चेंज होके इधर से इधर हो जाएगी। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसका राइट है कि ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होने देता है। चौथा, इट वर्क्स ओनली इन डायरेक्ट करंट। देखिए, डायरेक्ट करंट के अंदर ये कोई काम नहीं करता रे, ये अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ही काम करता है। जो रेक्टिफायर है ये करता क्या, एसी करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज करता है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इसका राइट है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन ए फिल्टर इज यूज्ड टू हार्डनिंग ए डायग्नोस्टिक एक्सरे बीम। देखिए, किसी एक्सरे ट्यूब है, ये मान लीजिए एक्सरे ट्यूब है। इस एक्सरे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कैथोड की एनोड की ओर, और वहाँ पे जो एक बॉम्बार्डमेंट होती है उससे क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सरेज। इस एक्सरेज ये क्या होती है, हेट्रोजीनस होती है। इसके अंदर अलग जो पॉलीक्रोमेटिक होती है, इसके अंदर अलग अलग रेडिएशन के जो एक्सरे फोटोन होते हैं। तो इसमें लो एनर्जी के फोटोन भी होते हैं और हाई एनर्जी के फोटोन भी होते हैं। लो एनर्जी को फोटोन को हटाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे किसी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं तो ये लो एनर्जी के फोटोन ये पेशेंट को पार नहीं कर पाते, इनका कोई योगदान नहीं होता इमेज फॉर्मेशन के अंदर। ये क्या करते हैं, ये तो पेशेंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पेशेंट का जो रेडिएशन डोज है वो डोज बढ़ाने का काम ही करते हैं। तो इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एक डिवाइस काम में लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर बोलते हैं। तो ये फिल्टर है, ये इसमें पूछा गया कि फिल्टर किस प्रोसेस के द्वारा एक्सरेज को जो रिमूव करता है। तो ये एक्सरेज को रिमूव करने के लिए कौन सा इफेक्ट काम में लेता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम में लेता है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो फोटोन है वो ऑर्बिटल जो जिसके इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है उनसे इंटरेक्ट करता है, उनको अपनी एनर्जी देता है और उनका आयनाइजेशन हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके। इसका मतलब वो फोटोन इस बीम से गायब हो चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है कॉम्पटन इफेक्ट। देखो, कॉम्पटन इफेक्ट काम में नहीं लिया था। कॉम्पटन इफेक्ट तो क्या होता है,
उस कंडीशन के अंदर होता है जब एक्सरे फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है, एक कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन है कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो ये इसके अंदर नहीं होता। पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ये होता है, अभी मैंने आपको बताया कैसे होता है। ये क्या होता है, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है उससे एक्सरे फोटोन इंटरेक्शन करता है और उसका आयनाइजेशन कर देता है, जिससे वो फोटोन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दूसरा इसका फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। थर्ड ऑप्शन है इसका कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग भी नहीं होती। कोहेरेंट स्कैटरिंग आपको पता है क्या होती है, इसके अंदर जो बहुत ही कम एनर्जी का एक्सरे फोटोन रहता है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देता है और दूसरी किसी डायरेक्शन से वो बाहर निकल जाता है। चौथा है अनअल्टर्ड स्कैटर, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन इसका आंसर होगा। एक और है क्वेश्चन, ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल इज नोन एज। एक वो प्रोसेस जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल और सिंपल छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उसको तोड़ा जाता है, ब्रेकिंग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। नहीं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाती है। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के अंदर ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल है इनको छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है, जिनको अपने इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। तीसरा एक्सक्रीशन और चौथा है सर्कुलेशन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है ताकि अपनी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर सके। फोर्थ है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो 120/80 जो मिलीमीटर HG। देखो मिलीमीटर HG ये एक क्या है, ये एक टर्म है। इसको क्या करते हैं, इसको जो ब्लड प्रेशर नापने के लिए काम में जाता है। ये मरकरी के जो कॉलम है उसकी सहायता से इसमें नापा जाता है, और ये इसलिए नापा जाता है क्योंकि पहले इसी से नापा जाता था और ये एक्यूरेट होता है। अभी भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में इसको नापने के लिए काम में लिया था ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को 120/80 या 80/120 किस तरह से लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है, सिस्टोलिक जो वैल्यू वो लिखी जाती है। तो 120 क्या है यहाँ पे सिस्टोलिक वैल्यू, और 80 क्या है डायस्टोलिक वैल्यू। 80 क्या है डायस्टोलिक वैल्यू। सिस्टोलिक वैल्यू क्या होती है, जब हार्ट जो पंप करता है, पंपिंग एक्शन होती है, पंप करता है बॉडी के अंदर ब्लड को भेजता है पंपिंग के द्वारा, उस कंडीशन के अंदर ये ब्लड आर्टरीज पर जितना प्रेशर लगाता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है उस रिलैक्सिंग कंडीशन के अंदर भी ब्लड के द्वारा आर्टरीज होती है उनकी बेंच पे, जो वेसल्स उनकी बेंच पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उस प्रेशर को क्या कहता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो इसको सदा इस तरह से लिखा जाता है, सिस्टोलिक रेंज पहले और डायस्टोलिक रेंज बाद में लिखा जाता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटरलोबर इफ्यूजन ऑफ द चेस्ट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। चेस्ट में, लंग्स में जो इंटरलोबर इफ्यूजन होता है वो कौन से व्यू के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लॉर्डेटिक व्यू, पीए व्यू, रिकम्बेंट पोजिशन और एपी व्यू। देखिए आपको पता है जो लंग्स है वो लंग्स उनको विसरल प्लूरा होती है, वो प्लूरा उसकी लाइनिंग होती है, वो उसको घेरे रहती है। और ये जो लंग्स के अंदर जो फिशर्स होती है, आपको पता है लंग्स अलग अलग लोब्स के भी नहीं होते हैं। राइट लंग्स जो लेफ्ट लंग होती है उसमें 2 लोब होते हैं, अपर और मिडिल लोब, लोअर लोब, और उसके अंदर जो राइट लंग्स उसमें 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर लोब होते हैं। ये लोब अलग अलग होते हैं और इनके बीच का जो स्पेस है, जो फिशर है, वहाँ पर भी विसरल जो प्लूरा है उसकी लाइनिंग होती है। तो उस प्लूरा की लाइनिंग के अंदर कई बार फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरलोबर इफ्यूजन कहते हैं। ये इंटरलोबर इफ्यूजन लॉर्डेटिक व्यू में देखा जाता है। कैसे, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पेशेंट को पीए प्रोजेक्शन के अंदर रखते हैं और कैसेट जो स्टैंड है उसको साइड से पेशेंट को ऐसे पकड़ा देते हैं और पेशेंट को लगभग 30 डिग्री पीछे की तरफ झुकने के लिए कहते हैं। इसी झुकने के लिए कहते हैं, जिससे क्या होता है, जो लंबर स्पाइन है उस पर लोड होता है, इसलिए इसे लॉर्डेटिक व्यू भी कहते हैं इसके लिए। तो इस लॉर्डेटिक व्यू में क्या होता है, इंटरलोबर इफ्यूजन इसके द्वारा देखा जाता है। इसके अलावा 6th क्वेश्चन है, टाउन्स व्यू इज। टाउन्स व्यू, जो स्कल का जो टाउन्स व्यू है वो टाउन्स व्यू क्या होता है। देखिए टाउन्स व्यू, सबसे पहले टाउन्स व्यू क्या हो जाता है, जैसे ये कोई पेशेंट है, इसको जो ये किस कंडीशन में किया, सबसे किया क्या हो जाता है, ये जो स्कल के अंदर जो फोरामेन मैग्नम है
उस फोरामेन मैग्नम को देखने के लिए किया जाता है। फोरामेन मैग्नम को देखने के लिए किया जाता है। ये किस तरह से होता है? इसमें पेशेंट को फ्रंटो ऑक्सीपिटल कंडीशन में लेटाते हैं, यानी एपी पोजीशन के अंदर पेशेंट को लेटाया जाता है फ्रंटो ऑक्सीपिटल, और एक्सरे बीम को 30 डिग्री सिफेलिक जो कोडल एंगुलेशन दिया जाता है। क्या जाता है? 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन दिया जाता है वर्टिकल से। इसे हम क्या कहते हैं? टाउन्स प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन है एपी 30 डिग्री सिफेलिक, दूसरा एपी 30 डिग्री कोडल। तो इसका आंसर हो जाएगा एपी 30 डिग्री कोडल। इसको क्या हम क्या कहते हैं? टाउन्स प्रोजेक्शन भी इसको कहा जाता है। देखिए इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन है, आप जैसे देख रहे हो, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर यूज्ड टू। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन किस लिए काम में जाती है? देखो, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो मेन पर्पज होता है वो पेशेंट डोज को रिड्यूस करना होता है। किस तरह से? देखिए, जो अगर हम डायरेक्ट एक्सपोजर एक्सरे फिल्म काम में लेंगे, यानी वो एक्सरे फिल्म जो डायरेक्ट ही एक्सरे के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, तो वो एक्सरे, उस एक्सरे फिल्म के ऊपर एक निश्चित डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे मान लो 1 है, या जो आपकी रेफरेंस डेंसिटी है, वो उत्पन्न करने के लिए रेडिएशन चाहिएगा, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि खूब सारा रेडिएशन डालेंगे तो पतली सी होती है, इस पर ये एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में सैंडविच कर दें, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में इसको दबा दें, उस कंडीशन में क्या होगा? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर फॉस्फर होते हैं जो क्या करते हैं? एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में, इवन 1 जो रेशियो 1000, इतने अमाउंट में इसको क्या करते हैं? लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी किसी स्थान पर एक्सपोजर के लिए जहां पर 1000 एक्सरे फोटोन चाहिए होते थे, वहां पे अब सिंगल एक एक्सरे फोटोन से क्या होगा? 1000 लाइट फोटोन कन्वर्ट मिल जाएंगे उससे। यानी पेशेंट का जो रेडिएशन डोज होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर डिक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर यूज्ड टू, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन किस लिए काम में जाती है? डिक्रीज पेशेंट एक्सपोजर, सही है। इंक्रीज रिकॉर्डेड डिटेल, तो देख, इंक्रीज फिल्म लेटीट्यूड, डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो आंसर है, वो है डिक्रीज्ड पेशेंट एक्सपोजर। 8th क्वेश्चन है, द लेटेंट इमेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन दी। जो लेटेंट इमेज है वो किस में बनती है? ऑप्शन है बेस, ब्रोमीन एटम, जिलेटिन, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। देखिए, मैंने आपको बताया था एक्सरे फिल्म, उसमें एक बेस जो लेयर होती है, उसके ऊपर ये डबल कोटेड भी हो सकती है, सिंगल कोटेड भी। मैं यहाँ पर इसको सिंगल कोटेड ही बना रहा हूँ, ओके। इसके ऊपर एडेसिव लेयर होगी, इसके ऊपर इमल्सन लेयर होती है, और इसके ऊपर एक जिलेटिन की ही जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये जो इमल्सन लेयर है, इस इमल्सन लेयर, ये जिलेटिन की बनी होती है भी, इसके अंदर सिल्वर हैलाइड ग्रेन होते हैं, और ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन क्या होते हैं? ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। ये क्या करते हैं? फोटो सेंसिटिव। जब एक्सरे फोटोन इन पर गिरते हैं या इंटेंसिफाई स्क्रीन काम में लेते हैं, तो उसमें एक्सरे फोटोन लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो सिल्वर हैलाइड इस एक्सरे फोटोन के या इस लाइट के जो इंटेंसिफाई स्क्रीन के लिए इसके कॉन्टेक्ट में आती है, तो ये इसके प्रति रेस्पॉन्स दिखाती है। ये क्या होती है? ये फोटो सेंसिटिव होती है, ये फोटोन के प्रति सेंसिटिव होती है, और उससे क्या होता है? इसका केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आ जाती है, जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज के लिए। तो इसका मतलब इस फिल्म की जो ये फिल्म की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फोटो सेंसिटिव पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। क्या है? इमल्सन लेयर में उपस्थित सिल्वर हैलाइड ग्रेन, उपस्थित सिल्वर हैलाइड ग्रेन, जो कि फोटो सेंसिटिविटी दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर हैलाइड ग्रेन। इसके अंदर सिल्वर हैलाइड ग्रेन क्या होता है? फोटो सेंसिटिव होता है। देखिए, बेस पॉलिस्टर का बना होता है, इसमें कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो सिर्फ फिल्म को एक सपोर्ट देने के लिए होता है। एडेसिव लेयर, इमल्सन लेयर को उसको चिपकाने के लिए होती है, मतलब वो जिलेटिन की बनी होती है। जिलेटिन खुद है, ये कोई फोटो सेंसिटिव प्रॉपर्टी नहीं दर्शाता, इसलिए इस पर फोटोन का रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये क्या करता है? ये एक अपने आप एक जो सपोर्ट के रूप में काम करता है, जो इमल्सन को अपने अंदर घोल के रखता है, इसको जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन को अपने अंदर घोल के रखता है इमल्सन के रूप में। तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। एक और चीज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्न्स द न्यूक्लियर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट है, उसको कौन सा एक्ट है उसको गवर्न करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है? देखिए, एटॉमिक एनर्जी रूल्स 1983। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सेकंड ऑप्शन देखिए, ये 21 सितंबर 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनफोर्समेंट में लाया गया, यानी इसको लागू किया गया। कब किया गया? 21 नवंबर 1962 में। और इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो कंट्री के अंदर, जो इंडिया अपना देश है, उसके अंदर क्या करना था? जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, उनको कंट्रोल करना और उनके डेवलपमेंट को
प्रोत्साहित करना, ये इसका काम था। कौन सा एक्ट है वो? द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जो सेकंड ऑप्शन है इसका। तो ये इसका आंसर सही है। भारत के अंदर कौन गवर्न करता है एटॉमिक एनर्जी को? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ये याद रखने की चीज है। उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, 21/9/1962 को ये एनफोर्समेंट में आया था, ये इस दिन ये लागू हुआ था। एक और चीज, द फंक्शन ऑफ ARB इन रेडियोलॉजी। आपको पता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भारत के अंदर जो रेडिएशन के इंस्टॉलेशन है या रेडिएशन जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है प्रोड्यूस हो रही है, उन सब का जो उनके लिए जो रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है? ARB प्रोवाइड करता है। क्या कौन करता है? ARB प्रोवाइड करता है। तो इसके फंक्शन देखिए, ARB फंक्शन क्या होते हैं? ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ये, और इसने इसका जो ARB है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया था। इसको कब किया था? इसको नवंबर 1983 के अंदर किया था। किस लिए किया था? ताकि जो भारत के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है या रेडिएशन के प्रति जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनको लागू करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए। तो इसका फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, एंश्योर कंप्लायंस, यानी जो कंप्लायंस यानी मतलब अनुपालन या इजाजत देने के लिए विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आपके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रेस्क्राइब्ड बाय द ARB के अनुसार जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनकी अनुपालना करवाना, उनको लागू करवाना, ये किसका काम है? ARB का। जैसे रेडिएशन इंस्टॉलेशन कुछ भी है, हमें डायग्नोस्टिक एक्सरे के अंदर जैसे एक्सरे मशीन है, CT है या MRI है, CT स्कैन है, या जो भी रेडिएशन इंस्टॉलेशन है, वो रेडिएशन इंस्टॉलेशन है उनका प्रॉपर लाइसेंसिंग है कि नहीं है, वो प्रॉपर उनकी हैंडलिंग वगैरह सब कुछ है कि नहीं है, वो कौन देखेगा? ARB देखेगा। डेवलप सेफ्टी कोड, रेडिएशन से सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी कोड है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स है, वो उनको कौन लागू करेगा? ये करेगा। गाइड्स, जो गाइड है, सेफ्टी कोड्स हैं, गाइड्स है, और स्टैंडर्ड्स है, सिटिंग जो इंस्टॉलेशन की सिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है उनको कौन लागू करेगा? ARB करेगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड करेगा। ये किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में इसको 1983 के अंदर इसको एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ A एंड B। तो एक्सरे क्विज पर जो 25 सितंबर को जो पेपर हुआ था ये उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट संडे को शाम को 8 बजे हम न्यू पेपर के सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।